अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2006 CSS साइकोलॉजी के रिमेनिंग MCQs कवर करेंगे। फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग जेलसी इंक्लूड, कौन से फैक्टर्स जेलसी को कॉज करते हैं? इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लव, सेल्फ हेट, ये सारे के सारे ही करते हैं। ठीक है। जेलसी जो है वो हमारे ब्रेन के उन एरियाज़ को एक्टिवेट करती है जो थ्रेट डिटेक्शन से रिलेटेड होते हैं। लाइक इन अदर वर्ड्स, अमिगडाला को जेलसी जब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस टाइम पे अमिगडाला हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बिल्कुल फियर के रिस्पॉन्सेस जैसा ही रिस्पॉन्स हम हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है बिहेवियर एपिसोड्स आर। बिहेवियर की जो एपिसोड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? उसमें ये सारी ही चीज़ें आती हैं। ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर भी होता है उसमें। लाइक हमारा जो बिहेवियर है वो रैंडम नहीं होता। ठीक है। हमारा बिहेवियर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें एक सीक्वेंस होता है। बिहेवियर हमेशा डायरेक्शनल होता है, गोल डायरेक्टेड होता है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो बिहेवियर है वो ओवरलैपिंग भी होता है। लाइक एक बिहेवियर हमारा दूसरे बिहेवियर में ऐसे ब्लेंड हो जाता है, ऐसे अलग अलग कोई एपिसोड्स नहीं होती बिहेवियर की। ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ही बिहेवियर एपिसोड्स में आती हैं। जब आप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे अक्सर साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं बिहेवियर का लफ्ज़ रियल वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटी को कैप्चर करने के लिए। वो ये जो कोई भी एपिसोड अगर वो देखते हैं तो उसको वो बिहेवियर का नाम देते हैं। ठीक है। सेल्फ असर्टिव बिहेवियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ असर्टिव बिहेवियर। किसकी एग्जांपल है? अबंडेंसी मोटिव की एग्जांपल है। ठीक है। अबंडेंसी मोटिव, जिसे हम ग्रोथ मोटिव भी कहते हैं, ये सर्वाइवल या सिक्योरिटी मोटिव से अगला कोई एक स्टेप होता है ये। ठीक है। इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन आ जाता है, इसमें असर्टिवनेस आ जाती है, अचीवमेंट एंड मास्टरी इसमें आ जाती है। ठीक है। सेल्फ असर्शन जो है वो ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है, वो सिर्फ सेफ्टी को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ठीक है। ये जो अगर आप देखेंगे ना, इसके बारे में अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो मैस्लो की थ्योरी अगर आप देख लें तो उन्होंने, या जो बाकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस मोटिव को, अबंडेंसी मोटिव को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के करीब रखा है। लाइक ये ऊपर है, हायरार्की में काफ़ी ऊपर जाता है। इसके बाद अगला सवाल है इमरजेंसी कंट्रोल ब्रांच ऑफ नर्वस सिस्टम इज़। नर्वस सिस्टम की इमरजेंसी कंट्रोल ब्रांच कौन सी है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है। जब भी आप फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं, जब भी आप स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो फिर आपको सिंपैथी प्रोवाइड करता है। ठीक है। वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, आपके बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज़ होता है। तो लाइक ये सारी चीज़ें वो इसलिए रिलीज़ करता है क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है। सिंपैथी में भी तो यही होता है ना, हमें उस टाइम पे एक तरह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही होती है, ये बताया जा रहा होता है कि मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो जब हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज़ हो, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सारे काम फिर करता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे रिलेटेड ये बनता है कि जब हम स्ट्रेस की हालत में होते हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्लड फ्लो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिडायरेक्ट करके, उससे मोड़ के मसल्स की तरफ कर दिया जाता है। ये एक सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है। लोकल स्टिमुलस थ्योरी ऑफ हंगर इज़ एसोसिएटेड विद। लोकल स्टिमुलस जो थ्योरी है हंगर की, वो किसने दी थी? कैनन ने दी थी। कैनन ने कहा था कि हमारी जो स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं या एम्प्टीनेस स्टमक की, भूख कॉज करती है। बाद की रिसर्चेस से ये साबित हुआ कि ये हमारी भूख जो है वो एक मल्टी फैक्टोरियल फिनोमिना होता है। उसमें और भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें हाइपोथैलेमस का रोल आता है, उसमें ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी का कितना है वो भी काउंट होता है, हार्मोन्स हमारी बॉडी में कौन से रिलीज़ हो रहे हैं वो भी काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिलिन हमारी बॉडी में कितना है, लेप्टिन कितना है। ठीक है। लेप्टिन होगा तो स्टाइटी या हार्मोन होता है लेप्टिन, आपको कम भूख लगेगी। अगर ग्रेलिन रिलीज़ हुआ है तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी। ठीक है। ये कैनन ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसने ना गुब्बारा निगल लिया था। ठीक है। और जब वो गुब्बारा उसके स्टमक में पहुंच गया तो बाहर से उसने उसे इन्फ्लेट करवाया, उसमें हवा भरवाई, और उसने ये फिर नोटिस किया कि जितनी देर तक वो इन्फ्लेटेड रहा उसे भूख नहीं महसूस हुई।
तो ये जो एक फिर थेरी उसने दी थी लोकल स्टमक सिग्नल वाली थेरी, ये फिर कैनन ने प्रपोज की इसी अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे। अगला सवाल है एग्जांपल्स ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स आर, डक्टलेस ग्लैंड्स की एग्जांपल कौन सी हैं? एड्रीनल, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। और उसके अलावा जो गोनेड्स हैं वो भी डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस से क्या मुराद है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस कहते हैं, उनके आगे वो कोई वो ना आप ये कह लें कि नहीं होती है डायरेक्टली, वो जो भी हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। उनको किसी पर्टिकुलर नाली में नहीं रिलीज़ होते। स्लाइवरी या टीयर ग्लैंड जो हैं उनके डक्ट होते हैं, लेकिन ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इनके डक्ट नहीं होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ये आपको पता होना चाहिए, इससे रेलिवेंट ये एमसीक्यूज बनता है। बिकॉज़ वो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं हमारी बॉडी के, उन सब काम को वो कंट्रोल करता है, वो भी डक्टलेस ही होता है, ठीक है। डक्टलेस जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। इन कंडीशनिंग CR एंड UR क्या होते हैं? CR और UR कंडीशनिंग के दौरान ये इसका ऑप्शन है ए, ठीक है। यूजली बट नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, वो अक्सर कंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशन रिस्पॉन्स अक्सर सेम होते हैं, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो सेम हो। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो UR होता है ना, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, वो नेचुरल रिएक्शन होता है। जैसे खाना देखेंगे, भूख अगर आप बड़ा मज़े का चिकन बना हुआ आपके सामने आ गया तो ऑटोमेटिकली मुंह में पानी आएगा, है ना। ये आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, कोई कंडीशनिंग नहीं करवाई है, नेचुरली आपका ये रिस्पॉन्स आया, खाना देख के मुंह में पानी आया। कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो आपने सीखा होता है, ठीक है, वो कंडीशन किया हुआ होता है, लर्नड रिएक्शन होता है। दोनों ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स में भी ये लाइक अगर हम अपनी एग्जांपल लें, ये जो फेमस एग्जांपल है कि जैसे ही बेल की घंटी बजी तो कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, हालांकि पानी तो तब आना चाहिए था जब उसने देखा कि खाना देखा, तब पानी आना वो तो एक नेचुरल बात है, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। लेकिन बेल बजने पे मुंह में पानी आना ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, और ये लर्नड रिएक्शन है, क्योंकि उसने ये सीख लिया कि जब भी बेल बजेगी खाना उसके बाद मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस केस में ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों केसेस में मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा सिमिलर हों, ये बाज़ औक़ात फ़र्क भी हो सकते हैं इनमें, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन रिस्पॉन्स थोड़ा वीक हो या थोड़ा स्लाइटली उसमें फ़र्क हो, ठीक है। इसके बाद लाइक इवन अगर हम अपनी इसी एग्जांपल में देख लें ना, पावलोव की एग्जांपल में, तो इसने ना पावलोव ने ये चीज़ नोटिस की थी कि जो लाइक उसके जो डॉग्स थे वो बेल पे थोड़ा सा कम सेलिब्रेट करते थे, फूड पे उनकी सेलिब्रेशन ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी में फ़र्क आ गया ना इन दोनों की कंडीशन और अनकंडीशन रिस्पॉन्स की। एनीवेज अगला सवाल है, अ कर्व विद ओवरऑल नेगेटिव स्लोप में शो, एक कर्व जिसकी ओवरऑल नेगेटिव स्लोप बनती है उससे हमें क्या पता चलता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है, लीनियर एक्सेलरेशन है, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। देखें एक कर्व है ना, एक आप ये कह लें कि नीचे आती हुई ढलान है, ठीक है। तो उस पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। कर्व है तो यहाँ ऊपर भी जा रहा है, वो नीचे भी आ रहा है, तो नेगेटिव स्लोप जो है उसका मतलब ये है कि ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज जो है वो वेरी कर सकता है। रेट किस तरह से वो चेंज हो रहा है, वो नेगेटिव में भी जा सकता है, वो पॉजिटिव में भी जा सकता है, वो लीनियर भी रह सकता है। तो ये जो लर्निंग कर्व्स होती है ना साइकोलॉजी में, ये अक्सर इम्प्रूव करने से पहले ये थोड़ा डिप करती हैं, ठीक है। उनकी थोड़ी वो कम होती हैं, नेगेटिव में जाती हैं, फिर अचानक से उनकी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ती है। तो ये बड़ा एक कम्प्लेक्स इनका एक्सेलरेशन का पैटर्न होता है, इसमें हम ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये नेगेटिव जा रही हैं पॉजिटिव। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट डिपेंड मोस्ट अपॉन, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, फीडबैक पे डिपेंड करती है स्किल डेवलपमेंट। ये हमें बताती है कि जो लर्नर है वो ये उसे बताती है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है, ठीक है। आप देखिए ना, अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा और आपने एक चीज़ सीख ली, आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपने किस हद तक वो ठीक सीखी है, तो उसका फ़ायदा तो ना हुआ।
यहाँ जब आपको फीडबैक मिलता है तो फिर आपको पता चलता है अच्छा मैंने कितना सीखा हुआ है, वो ठीक भी है या नहीं है, कहीं अगर एरर है तो उसकी करेक्शन मुझे किस तरह से करनी है। और ये सारी चीज़ें हमें फ़ीडबैक से मिलती हैं। आपके जो मोटर और कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसमें अगर आपको फ़ीडबैक मिलता है तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। ये जो फ़ीडबैक है ये स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो काफ़ी नहीं होगा। आप देख लें जितने भी ये बड़े एथलीट्स होते हैं वो सारे अपने इमीडिएट जो उनको फीडबैक मिलता है वो सारे उस पर रिलाई करते हैं। वो वीडियो रिप्ले करके देखते हैं। उसके अलावा सेंसर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं अपनी स्किल्स को मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए। एफेजिया इसका रिलेटेड विद लेयन टूथा। एफेजिया जो है उसमें क्या होता है, ये एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है। तो इसमें ना फोड़ा बन जाता है जिस्म में। किस जगह पे बनता है, दिमाग के कौन से हिस्से में बनता है, ये टेम्पोरल लोब में बनता है। ठीक है, एफेसिया बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो वर्निक एरिया हमारे जो टेम्पोरल लोब में होता है जो कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से रिलेटेड होता है, उससे ये एफेसिया में वो पर्टिकुलर एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रारी हमारी बॉडी में एक और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से रिलेटेड भी दिमाग में एरिया होता है जिसे हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं, वो फ्रंटल लोब में होता है और वो स्पीच प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो लोग वर्निक एरिया एफेसिया जिनको होता है उनके बारे में लोग ये समझते हैं कि वो शायद सही से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप उनसे मुलाकात करते हैं ना तो वो लोग बड़े फ्लुएंटली बोलते हैं। बस ये है कि उनकी स्पीच का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं तो उन्हें कोई ऐसा नहीं होता कि वो अटकें या फिर वो जो चीज़ होती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो इसमें लैंग्वेज का ऐसा मसला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता वर्निक में। ठीक है, बड़े वो एक फ्लो में ये लोग बोल रहे होते हैं। लेकिन जब मीनिंग की बात आती है तो समझ कुछ नहीं आता इनकी बात में, मतलब कम्युनिकेट ये क्या करना चाह रहे हैं। तो ये हो गए हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन 2006 के साइकोलॉजी के पेपर के। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे।